अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियां आबाद, ये स्लोगन है रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी का। ये अथॉरिटी एक नया शहर आबाद करने जा रही है रावी के नाम। किस तरह से इस पर काम हो रहा है, इसके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर हम बात करते हैं और आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एक नया प्लांट सिटी आबाद हो रहा है। अब प्लांट सिटी से मुराद क्या है कि उसमें रेजिडेंशियल साइड भी हो, उसमें कमर्शियल साइड भी हो, उसमें इन्वायरमेंट का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जा रहा हो और फिर जब लाहौर के साथ एक नया शहर आबाद हो रहा हो तो कैसे हो सकता है कि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम ना हो। तो इन सारी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नया शहर आबाद होने जा रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, पुराना लाहौर शहर किस तरह से मुस्तफ़ीद हो सकेगा। और जब हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि हमारे पुराने शहर में बहुत से मसाइल में एक मसला ये भी है कि इन्वायरमेंट के ऊपर उस तरह से हम फोकस एज अ शहरी भी नहीं कर सके। हम अपने इन्वायरमेंट को बचाने के बजाय ख़राब करते चले गए। तो यहाँ प्रॉब्लम्स हैं क्या और रूडा क्या रोल प्ले करेगा अपने इन्वायरमेंट के इक़दामात से, जिससे एग्जिस्टिंग लाहौर को भी फ़ायदा होगा, इस पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन्वायरमेंट नादिया ताहिर साहिबा मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सामने जी, क्या हाल है मैडम आपकी? मैडम, आप सोच रही होंगी कि मैं हमेशा रूडा की हर प्रोजेक्ट को, हर चीज़ को कवर करती हूँ, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाती हूँ, लेकिन वहीं पर मैं अपने पुराने शहर को साथ ले लेकर चलती हूँ कि अगर रूडा ये कर रहा है तो दैट्स वेरी एक्साइटिंग, बट उससे हमें क्या फ़ायदा होगा, उसका पुराने लाहौर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो जो इन्वायरमेंट के इक़दामात, जैसे हम अक्सर बात करते हैं 40% ग्रीन एरिया, ब्लू एरिया, हर तरह से दरख्तों का रिसर्च प्रॉपर प्लान तरीके से किया जा रहा है, उसका पुराने लाहौर पे क्या इम्पैक्ट आएगा, आज मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। बहुत अच्छी आपने बात की कि एक जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है और एक जो नया आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो उनका आपस में एक इंटर इम्पैक्ट भी होता है। उसकी मिसाल मैं यहाँ से शुरू करूँ, जैसे महमूद बूटी डंप साइट है, वो अब रिंग रोड है। रिंग रोड पे जो भी कम्यूटर गुजर रहा है वो आपको नहीं पता कि वो लाहौर से है, मुल्तान से है, फैसलाबाद से है, रिंगर खान से, सभी गुजर रहे हैं। सो वो सबकी नज़र एक पहाड़ पे पड़ती है जो कि एक गंद से भरा हुआ कूड़े का पहाड़ है और वो कभी उसके ऊपर लैंडस्लाइड भी हो जाती थी। सो उसके ऊपर हम कभी नज़र नहीं पड़ी और कभी बल्कि हम नज़र उससे बचा के गुजरते हैं कि हमें नज़र, गाड़ी का शीशा खुला होता था तो शीशा चढ़ा लेते थे, पता नहीं लोग वहाँ कैसे रहते थे, या शायद नाक पे रुमाल भी रख सकते हैं। जी जी। सो अभी उसका ये आलम है कि उसके लिए प्लानिंग की गई और जब वो हमारे जुरिस्डिक्शन में वो शामिल था, क्योंकि वो एक ओपन डंप साइट थी, दैट वाज नॉट अ लैंडफिल साइट। सो उस डंप साइट के ऊपर देखिए हमेशा से रिसोर्सेज की कमी रहती है। सो जो एक इमीडिएट सोल्यूशन की तरफ हम चाहते हैं और जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस होते हैं उनके लिए बाकायदा प्लानिंग की ज़रूरत होती है और वो की जाती है। सो महमूद बूटी डंप साइट के लिए भी हमने बाकायदा फिर प्लान किया और उसके लिए हमने इसका क्लोजर और इसकी कैपिंग उसमें की। अब ये अगर आप देखें तो ये अब अगर आप इमेजरीज अब दिखा सकें सो उसमें ये कि अब वो तकरीबन 6 लाइनर्स हैं उसके अंदर जो इस्तेमाल की गई हैं। सो अब आप वहाँ खड़े होकर आराम से वहाँ से गुजर भी सकते हैं। वहाँ पे अब आप घर आप बिल्कुल मेरे ये साथ वाले विंडो में उसके मनाजिर भी देख रहे होंगे और हमने वहाँ जाकर भी इसको कवर किया कि बिल्कुल शक्ल उसकी ऑलमोस्ट बदल गई। बिल्कुल। और उसकी अब स्ट्रेटिफिकेशन हो गई, वहाँ पे आपको टेरेसिंग अब नज़र आएगी। फिर आप अगले मरहले में उसके ऊपर ग्रीन कवर उसमें शामिल किया जाएगा और इस तरह की प्लांटेशन की जाएगी जो कि उनकी जो नीचे लेयर्स हैं उनको पंक्चर ना करे। सो नेक्स्ट फेज़ के अंदर उसमें शामिल हो जाएगा 5 मेगावाट का सोलर पैनल्स का भी एक प्रोजेक्ट उसके अंदर शामिल है। सो ये वो चीज़ें हैं जो प्लानिंग के साथ आती हैं। सो अभी बहुत सारे सवाल मुझे आते हैं कि जी इसका गैस कलेक्शन कैसे है, इसका लीचेड ट्रीटमेंट कैसे है, लीचेड कलेक्शन कैसे है। सो उसमें अब ये देखा गया कि उसकी बाकायदा स्टडीज़ पे हुई, उसकी फिजिबिलिटी तैयार हुई, उसकी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पहले से हुई थी। इवन देन मैंने उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट उसका तैयार करवाया, उसका ड्राफ्ट तैयार करवाया, उसमें एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की कॉस्ट उसमें शामिल करवाई कि वहाँ पे काम होगा। सो एक सेंसिटिव एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया भी है और साइट भी है। सो उसके अंदर फिर वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पे करवाई जा रही हैं और उसकी कॉस्ट उसमें रखी गई है। सो उसके अंदर जो हमारी फिजिबिलिटी सामने आई उसमें सारी एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग उसमें रखी गई
और उसमें ये देखा गया कि इसमें बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट अब कितना रह गया है और नॉन बायोडिग्रेडेबल इसमें मास क्या है। बाकायदा रिसर्च है इसके ऊपर और रिसर्च बेस्ड काम जो है वो किए जा रहे हैं। और वो अंडर अब द लाहौर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक कमेटी भी बना रखी है और रूडा भी उसके अंदर मेंबर है, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी भी है और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट की तरफ से भी है। सो वो सारा जो कंसल्टेंसी का काम है और जितनी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर शामिल की गई और हाई कोर्ट का भी यही मकसद है कि चीज़ों को फुल प्रूफ किया जाए कि जितनी चीज़ें कहीं कोई चीज़ मिसिंग है ये क्योंकि एक यूनिक प्रोजेक्ट था और अपनी नेचर का शायद एक फर्स्ट एवर इन पाकिस्तान ग्रीनलैंड बन जाएगा। के पास बहुत सारे एजाज़ात हैं कि फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट्स इन पाकिस्तान बहुत सारे हैं, जैसा से रिवर फ्रंट भी है तो महमूद बूटी भी उनमें से एक है। बिल्कुल, आपका रबर डैम भी गोना बी वन ऑफ द फर्स्ट इन पाकिस्तान, लेकिन वहीं पर कार्बन क्रेडिट्स के ऊपर भी जो है वो क्वालिफाई करेगा और इसमें से जी बिल्कुल जी वो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी वैल्यूएट किए जा रहे हैं और उनके ऊपर कार्बन क्रेडिट्स जहाँ पे भी हमें पोटेंशियल लगेगा तो उनके ऊपर काम होगा और ये ग्रीन एनवायरनमेंट और ब्लू एनवायरनमेंट जो है उसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल पूरे के पूरे शहर के ऊपर डेफिनेटली और आपका प्रोजेक्ट इकोनॉमाइज होता है। ये स्मॉग के साथ हेल्प करेगा जितना नॉट जस्ट दिस डंप यार्ड बट ओवरऑल रूडा जिस तरह से फोकस्ड है प्लांटेशन के ऊपर, ब्लू लैंड के ऊपर। हाँ, प्लांटेशन तो मिटिगेट करती है स्मॉग को और वो फेज वाइज उसमें इजाफा ही होता जाएगा। बट महमूद बूटी या डंप साइट्स जो हैं वो मीथेन असल में जो डिस्चार्ज है उसमें इजाफा करते हैं। सो उसको किसी तरह से मैनेज किया जाएगा, उसको मिटिगेट किया, उसके लिए वेल्स वहाँ पे बनाए गए। सो वो अंडर मॉनिटरिंग रहेगा, एक सेपरेट पार्ट है। बट दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ओवरऑल जो 40% ब्लू एरिया है, ब्लू एंड ग्रीन एरिया है। सो इससे ओवरऑल शहर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ओवरऑल जो स्मॉग का इम्पैक्ट है वो कम होगा। इम्पैक्ट आएगा स्मॉग का उस तरह से नहीं, बट जो मीथेन कलेक्शन और इमिशन है वो एक इम्पैक्ट जो है वो जरूर रिड्यूस होगा उसके साथ। स्मॉग का इतना ज़्यादा इसके साथ वो नहीं होता। हमने अभी लास्ट वीक में एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करवाई जो कि प्रोजेक्ट का पार्ट ही है। जी जी। सो उस इवन देन जबकि अभी वो कवर हो गया है, अभी उसकी सारी आपने देखा वहाँ पे पार्टिकुलेट मैटर वाज सो हाई एंड दैट वाज सो सरप्राइजिंग कि अभी जब देख लो इसका कैपिंग हो गया, अभी यहाँ पे कोई फ्री डस्ट उस तरह से नजर नहीं आ रही, सब कुछ कवर है उसके बावजूद। जी, बट हुआ ये कि जब कुछ ऐसे आवर्स आते हैं जिसमें इंडस्ट्री ऑपरेट करती है और वो अनकंट्रोल्ड ऑपरेट करती है तो फिर उससे आपके इमिशंस भी आते हैं, उसके जो रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और आपका पार्टिकुलेट मैटर भी हाईएस्ट पे जाता है। सो हमें एट सोर्स करने की जरूरत है और वो हम कर भी रहे हैं और वो उसमें चीजें शामिल। आई थिंक इस पे ज्यादा स्टडीज होने की जरूरत है। बिल्कुल, कि जब ये कवर नहीं था और ओपन था और जब कभी यहाँ पर स्टडीज ही नहीं हुई तो कैन इमेजिन कि उस वक्त क्या पॉइंट्स और स्केल्स रिसर्च की हमेशा से जरूरत रहती है। और जो भी प्रोजेक्ट रिसर्च पे शुरू होते हैं, प्लान तरीके से किए जाते हैं कुछ अगले डेकेड्स के लिए, 4-5 सालों के लिए नहीं, डेकेड्स के लिए, आने वाली नस्लों के लिए, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो भी लॉन्ग टर्म चलता है, जो मुझे रूडा के ऑलमोस्ट हर प्रोजेक्ट में अब तक नजर आ रहा है। वेल, थैंक यू सो मच मैडम फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे जहाँ पर हम रूडा के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं और अर्बनाइजेशन की बात हो रही है, रेजिडेंशियल और कमर्शियल साइड की बात हो रही है। तो एक चीज़ बड़ी कंसर्न होती है तमाम लोगों को जो इसमें इसका पार्ट बनना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि हम अगर यहाँ जा रहे हैं तो हमें फैसिलिटीज़ क्या मिल रही हैं। वो फैसिलिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में भी हो सकती हैं, वो फैसिलिटी यूटिलिटीज़ जो सर्विसेज हैं उसकी मद में हो सकती है। तो हमारे साथ डायरेक्टर यूटिलिटीज़ मौजूद हैं हिदायतुल्लाह खान साहब, उनसे हम बात करेंगे और पूछेंगे कि इन फ्यूचर रूडा इस हवाले से क्या प्लान कर
रहा है और किस तरह से रूडा के प्रोजेक्ट्स में ये तमाम सर्विसेज जो हैं वहाँ पे कमर्शियल यानी कि बिजनेस करने वाले या वहाँ पे रहने वाले लोगों को मैसर होंगी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर आपके? सर, जब हम यूटिलिटी की बात करते हैं ना, यूटिलिटीज़ की, तो बहुत से कंसर्न ऐसे आते हैं कि लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है लाखों करोड़ों की रूडा में नहीं ओवरऑल, और फिर इन दी एंड उनको पता लगता है कि वहाँ पे सर्विसेज नहीं है, वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रॉमिस शायद किया गया होता है वो पूरा नहीं होता, सुई गैस की बात हो गई, पानी की बात हो गई या बिजली की बात हो गई। रूडा जिस तरह से प्लान्ड और रिसर्च तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर चल रहा है, आई एम श्योर कि यूटिलिटी के हवाले से भी आप लोगों का एक बड़ा मैसिव सा प्लान है जिसके ऊपर काम चल रहा है। जी, बेसिकली मैडम हमने जो प्लानिंग की है रूडा के लिए, रूडा इज़ नॉट ओनली अ हाउसिंग स्कीम, इट्स अ कंप्लीट सिटी। तो हमने इसके लिए सिटी लेवल की प्लानिंग की है। हमने उसमें देखा है कि रिन्यूएबल एनर्जीज़ को कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, क्योंकि आगे जो फ्यूचर है नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स दुनिया सस्टेनेबल रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रही है ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, और जिस तरह हमारे मुल्क में पावर क्राइसिस हैं और एनर्जी शॉर्टेजेस हैं इनफैक्ट। सो उसको डेल्ट करने के लिए यहाँ जो हमारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं या जो हमारा पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान है, तो उसको हमने 40-60 रखा है, यानी कि 40% हम इसको फीड करेंगे थ्रू रिन्यूएबल एनर्जीज। अच्छा। 60% हमारे पास होगा कमर्शियल पावर। रिन्यूएबल एनर्जी में बेसिकली डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। कुछ तो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हम सोलर से फेडअप करेंगे, जिस तरह का वन ऑफ देम इज़ डम साइड महबूब बूटी की, जिसको कैपिंग के बाद जो आप अंडर कंस्ट्रक्शन है, सिविल वर्क चल रहा है, तो उसके फ़ौरन बाद उसके ऊपर हम एक 5 मेगावाट का सोलर पावर पार्क लगाने लगे हैं। द अदर ऑप्शंस वी हैव करंटली जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, लेस एमिशंस का जो कार्बन एमिशंस हो, वो है कि हम विंड पावर प्लांट्स या विंड मिल्स लगाएं इन द कोस्टल एरिया ऑफ सिंध, एंड थ्रू व्हीलिंग जो वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी है पावर सेक्टर की, और उस पावर को हम यूज़ करें विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ रूडा। ज़बरदस्त। हम कोशिश कर रहे हैं कि 20% ऑफ आवर नीड्स शुड बी कैटर्ड थ्रू विंड प्रोजेक्ट्स, 20% थ्रू जो भी रिन्यूएबल में आता है, जो सोलर या दूसरे एग्री फार्मिंग है, सोलर फार्मिंग है, एंड द रिमेनिंग 60% शुड बी फ्रॉम द कमर्शियल पावर। इसके 3 एडवांटेजेस होंगे। द फर्स्ट, द मेजर वन, कि टैरिफ हमारा कंपैरेटिवली काफी बेहतर होगा, बिल्कुल जो एग्जिस्टिंग लाहौर है। सेकेंडली, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ब्लैकआउट्स, आउटेजेस कम होंगे। थर्डली, इन्वेस्टमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो इन्वेस्टर होगा, यानी कि जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे साथ आके इन्वेस्ट करेगा, तो उसको एक लॉसेस फ्री सिस्टम मिलेगा। मतलब इट्स अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स built and designed, it's designed and built, और it will be designed and built on, डिज़ाइन तो ऑलमोस्ट हो चुकी है, जो बेल्ट होगा इसके ऊपर वो लेटेस्ट मॉडर्न टॉप ऑफ द लाइन और हाई टेक टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर होगा, जिसके अंदर हम एक जो लॉसेस का फैक्टर है जो आजकल पावर सेक्टर को बड़ा हर्ट कर रहा है, आईपीपीस को भी और डेस्कोस को भी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको मिनिमाइज करें। लाइन लॉसेस का बात कर रहे हैं, लाइन लॉसेस की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी तो वो जो बिजली रास्ते में कहीं गायब हो जाती है और उसके चार्जेस भरने पड़ते हैं वो नहीं होगा। सर, ये तो बड़ी सस्ती बिजली देंगे फिर आप इन फ्यूचर, जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस पूरे शहर में, तो हर एक को फिर अपना अपना हिस्सा जो है ना वो पहले से बुक करा लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस इन्फ्लेशन के दौर में हमें बिजली के बिलों के हवाले से आता है। तो आपका ये जो 40-60% का फॉर्मूला है, ये तो आई थिंक ये तो बड़ा एक मैजिक रोल प्ले करेगा। बिल कम आएंगे, लोगों को ज़रा अनकट बिजली मिलेगी, लाइन लॉसेस कम होंगे। इस प्लानिंग के लिए कितना टाइम लगा? मतलब ये हर चीज़ के अंदर जब मुझे रूडा की रिसर्च नज़र आती है ना, कि एक बैकग्राउंड स्टोरी नज़र आती है, रूट सेट करने की बात नज़र आती है, तो बड़ा इम्प्रेस हो जाती है। जी मैम, बेसिकली टुक 2.5 years टू कंप्लीट दिस कंप्लीट प्लानिंग, और उसको फिर अभी जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट्स मैच्योर हो रहे हैं, हम उसको पावर अप कर रहे हैं। सर, आपने बात की, देखिए दुनिया जा रही है वन फ्यूल रिजीम पे, यानी कि आपके पास एक सोर्स ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग हो, जिससे आप सर्दियों में हीटिंग ले सकें और गर्मियों में कूलिंग ले सकें। अगर आपकी बिजली आपको सस्ते दामों, अच्छे रेट्स पे, कम टैरिफ के साथ मिले, तो उसी को आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में कूलिंग के लिए और सर्दियों में हीटिंग के लिए। बिल्कुल, आपको सुई गैस की ज़रूरत ही नहीं है हीटर और गीजर चलाने के लिए। अगर आपकी बिजली सस्ती है तो आप अपने सस्ते ज़राए से जो है वो उसको इस्तेमाल करें। एग्जैक्टली जी, वन फ्यूल रिजीम इसे हम कहते हैं हमारी टेक्निकल ज़बान में। अनदर थिंग, इसको हम इसको भी इस तरह भी प्लॉट कर सकते हैं कि अभी नए बिल्डिंग कोड्स आ गए हैं कि हमने गर्मियों में एक ऐसा मटेरियल इंट्रोड्यूस करना है जिससे गर्मी का जो इम्पैक्ट है वो कम होगा। हमने अपने इंजीनियरिंग बायलाज में, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कुछ इनिशिएटिव्स हैं, उनकी कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं टू द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स एंड ऑल द डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ अक्रॉस द बोर्ड, कि आपने नेक्स्ट
इस तरह के बिल्डिंग कोड्स इंट्रोड्यूस करने हैं और इस तरह के बायलॉज फॉलो करने हैं जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हों, जिससे गर्मी के जो अंदर तपिश है वो घरों में वो सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है। तो हमने वो कोड्स और वो बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी इनकॉर्पोरेट कर दी है अपने इंजीनियरिंग बायलॉज में, जो हम अपने डेवलपर्स को भी दे रहे हैं। जो हाउसिंग स्कीम्स हमारे रूडा के जुरिसडिक्शन में आ रही हैं वो भी उसको फॉलो करेंगी। रूडा इटसेल्फ जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट कर रहा है वो भी उसको फॉलो करेगा। तो उसके मल्टीपल हमारे पास आएंगे फ़ायदे। नंबर 1 तो ये कि जिस घर को कूल करने के लिए आपको महीने के 500 यूनिट चाहिए थे मतलब एयर कंडीशनिंग के लिए, जी। वहाँ पे क्योंकि वो घर बना ऐसा होगा कि उसके अंदर ऐसी फीचर्स हम मुतरादिफ करा रहे हैं कि बिल्डिंग कोड्स के अंदर कि उसको फिर 250 चाहिए होंगे या 300 चाहिए होंगे, तो 200 यूनिट आपके ये वैसे बचत होगी। और वो जो 250-300 हैं वो सस्ते मिलेंगे, अगर सस्ते भी मिलेंगे तो मेरे ख्याल में इससे बेस्ट ऑप्शन टॉप ऑफ द लाइन हाई टेक के साथ विदाउट एनी ब्लैकआउट और आउटेज मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में भी आपको। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे कि चारबाग 1 तो कंप्लीट हो गया एंड रूडा इज़ नॉट जस्ट अ हाउसिंग सोसाइटी, इट्स अ होल सिटी। तो बाकी प्रोजेक्ट्स तो हैं ना जहाँ पे हम मेरे जैसे बहुत से लोग ये सुनकर खुश हो रहे होंगे कि कहीं ना कहीं हम भी जो है ना अभी से अपनी जगह अपने लिए कुछ ना कुछ रिजर्व कर लें, तो वो वाला सिलसिला तो साथ साथ चल रहा है। इट विल अकोमोडेट एवरीबडी। यस, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा प्लान है कि हम जो भी अर्बन डेवलपमेंट की नीड्स हैं फॉर द कमिंग 2040 या जो भी सेंसस बता रही है हमारे फिगर्स हैं हमारे पास, कि हम अकोमोडेट कर सकें जो भी लाहौर सिटी पे ये बर्डन पड़ रहा है लोगों की माइग्रेशंस का। जी। सेकेंडली आपने बात की चारबाग के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स की। सर, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे आऊंगी और इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है मुझे, यहाँ से जब दोबारा हाजिर होंगे गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद करेंगे। हिदायतुल्लाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर आप आने लगे थे कि उस तरह से बात करेंगे। साथ ही मैं एक चीज़ और ऐड कर दूंगी कि अगर हम बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आप जो है वो पूरी रिसर्च और प्लानिंग के साथ कंपैरेटिवली एक काम आपने कहीं देखा हो किसी मॉडर्न वर्ल्ड में, किसी जदीद वर्ल्ड में, और फिर आप वो लेकर यहाँ पर आएँ, उसको रेप्लिकेट करें या उससे बेहतर करने की कोशिश करें, उसका बड़ा इम्पैक्ट आता है। आपने पूरी दुनिया माशाल्लाह घूमी हुई है, देखी हुई है, आप बड़े सिस्टम्स आपने स्टडी भी किए होंगे। थोड़ा सा बताइएगा कि हमारा जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, जो रूडा का नहीं ओवरऑल एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। क्या वो सारे प्रॉब्लम्स इस नए शहर में केटर किए जाएंगे कि हमें इन फ्यूचर एक मॉडल सिटी मिल जाए कि अगर अब नया शहर आबाद करना है तो रूडा सिटी को देखो, एक ये वाली फील आए? जी मैडम, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया। बेसिकली इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा, अगर आप इस्लामाबाद जो कैपिटल सिटी था हमारी तरह, रूडा की तरह जो प्लान सिटी बनाया गया बैक इन 60s, तो वो अगर आप पिंडी से इस्लामाबाद मूव करें दैट ट्विन सिटीज़ जस्ट लाइक लाहौर एंड रूडा, तो वहाँ पे और है ट्रांसमिशन लाइन पावर सिस्टम है और इस्लामाबाद में सारा अंडरग्राउंड है। इस्लामाबाद के लॉसेस कम है, इस्लामाबाद के अंदर जो है जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें आउटेजेस कम है, उसमें मेंटेनेंस कम है। इसी तरह रूडा के अंदर चूँकि लाहौर में कन्वेंशनल और हेड पावर सिस्टम है जिसके लॉसेस भी ज़्यादा है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा है, वेयर एंड टियर भी ज़्यादा है और इक्विपमेंट की लाइफ भी कम है। रूडा के अंदर सारा अंडरग्राउंड सिस्टम, पहली बात सारा कोई आपको रोड के ऊपर स्ट्रीट लेवल एक्सेस रोड कोई ऊपर रोड पोल ही नजर नहीं आएगा, तार तो दूर की बात। सेकेंडली जी, हमने स्मार्ट ग्रिड्स का जो कंसेप्ट है वो मुतराइफ कराया हुआ है, जो 4 कनाल पे यहाँ पे पाकिस्तान में जो कन्वेंशनल ग्रिड्स हैं वो 12 कनाल और 20 कनाल पे लगता है। हम स्मार्ट ग्रिड्स लगा रहे हैं जो आपके घरों को खुद मैनेज करते हैं, यानी कि आपके घर में लेट्स सपोज यू आर नॉट अवेलेबल योर होम, स्मार्ट होम्स जिसका कंसेप्ट हमारे पास है, तो आप स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं अपनी लाइट्स को जो यूज़ में नहीं है। प्लस उसमें और कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी हैं जो शॉर्ट सर्किटिंग को और इस तरह की चीज़ों को भी मैनेज करता है। प्लस अगर इसमें लेटेस्ट ट्रेंड्स की या टेक्नोलॉजीज़ की आपने बात की,
तो देखिए पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगर आप यूके को देखें, बेस्ट मॉडल ऑफ द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर यूनाइटेड किंगडम, लंदन। जो लंदन शहर में रहता है उसके पास मंथली जो बिल बिजली है वो 5 लोग उसके पास उसके मोबाइल ऐप पे आ रहे होते हैं। जो उसको सस्ती बिजली मुहैया करता है और अच्छी सर्विसेज मुहैया करता है वो उसी से लेता है जो उसके बजट के मुताबिक। इसको हम कहते हैं डीरेगुलेटेड मार्केट। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अभी मार्केट को डीरेगुलेट कर दिया है। जिस तरह पुराने वक्तों में अमीन टू से 90 से पहले एक PTCL हुआ करता था हमारे यहाँ, उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर्स आए तो मार्केट में कंपटीशन बढ़ी जिससे अकाउंटेबिलिटी भी आई, सर्विसेज भी बेहतर हुई। एग्जैक्टली उस कंपटीशन से जी, जब कंपटीशन आता है अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस एवोल्यूशन होती है और आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। सो सेम इज द केस इन पावर सेक्टर के। अभी हम हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको डीरेगुलेट कर दिया है, नेपरा ने, और अब हम डीरेगुलेटेड मार्केट में, पहले हम रेगुलेटेड मार्केट में थे। अब कोई भी 5 मेगावाट तक अपनी पावर प्रोड्यूस करके लेस्को या किसी भी डेस्को का ट्रांसमिशन नेटवर्क यूज़ करके उसको सेल कर सकेगा। अब जो रूडा के अंदर रहेगा, घर बनाएगा और रूडा सिटी के अंदर रहेगा, वो इस डीरेगुलेटेड मार्केट का हिस्सा होगा। अब डीरेगुलेटेड मार्केट में वो तो ऑब्वियसली पूरा पाकिस्तान होगा, लेकिन जब एक तो उसके पास पावर इंफ्रास्ट्रक्चर नया हो, जो स्मार्ट हो, जो सस्टेनेबल हो, जो उसके बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक उसके घर बनाया गया हो, और प्लस उसका डीरेगुलेटेड मार्केट हो, तो वो तो इज्यूम करे, प्लस एक रिवर फ्रंट पे उसका घर हो, जिस तरह रिवर थेम्स लंदन है या दुबई है या सिंगापुर है। जी जी। तो वो तो इज्यूम करे कि आई यूज्ड टू लिव एट लंदन, कि वो जो फैसिलिटीज लंदन में है वो हम यहाँ रूडा के अंदर सेफ, सिक्योर, CCTVs तक, अगर हमारे सर्विलेंस सिस्टम आप देखें जिसमें हमने ICT सर्विसेज प्लान की हैं, जिस तरह हम चारबाग 1 में करा रहे हैं या बाकी जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उसमें करा रहे हैं, इट्स टॉप ऑफ द लाइन विद हाई टेक टेक्नोलॉजीज। तो अगर सिक्योरिटी है, अच्छी आपको यूटिलिटीज ऑफर मिल रही हैं, आपका एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, आपके पास कुशादा पार्क्स और वो ग्रीन बेल्ट्स हैं, तो मेरे ख्याल में इट्स टॉप ऑफ द क्लास लेवल। बिल्कुल, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल नहीं सकती। वेल, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और जब भी हम रूडा की बात कर रहे होते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम इस वक्त जो चल रहा है रूडा के हवाले से वो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स हैं कि रावी को किस तरह से दोबारा आबाद किया जा रहा है। और उस रिवर ट्रेनिंग वर्क्स में ना सिर्फ दरिया आबाद करना है बल्कि उसके इर्द गिर्द सस्टेनेबिलिटी, वो तमाम चीज़ें, अर्बनाइजेशन, उस तमाम चीज़ों के ऊपर काम करना है। और कहाँ तक ट्रेनिंग वर्क्स का काम इस वक्त चल रहा है, हर्डल्स क्या आ रही हैं, किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर हाइड्रोलॉजी एहसन अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपकी? अल्लाह का शुक्र। रिवर ट्रेनिंग वर्क्स की हम जब भी बात करते हैं, एक सादा ज़बान में अगर कहें कि दरिया की आबादकारी के ऊपर काम हो रहा है और दरिया के रिवाइवल के ऊपर काम हो रहा है, तो उस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से ये काम हो रहा है, कैसे इसके ऊपर जो है वो पूरी की पूरी रिसर्च और इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम चल रहा है। मैं पहले इसको आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। जो रिवर ट्रेनिंग वर्क्स है हमारा, ये 46 किलोमीटर लंबा है, इसकी लेंथ 46 किलोमीटर है और ये रावी साइफन से 6 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम पे फतेह रेहान गांव है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आगे नीचे मोहल्लानवाल के पास उडियारा ड्रेन है जहाँ पे ये फॉल हो रही है। इस सारे रिवर को हमने चैनलाइज करना है। आगे इसको हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फेज़ 1 हमारा 14 किलोमीटर है, फेज़ 2 और फेज़ 3 15 किलोमीटर है अकॉर्डिंगली। फेज़ 1 हमारा जहाँ पे हमारा यहाँ पे रेलवे का ब्रिज है उसके पास ख़त्म हो जाता है। इस तरह फेज़ 2 M2 के डाउन स्ट्रीम पे ख़त्म होता है और थर्ड फेज़ पे उडियारा ड्रेन के पास ख़त्म होता है। इस वक्त हमारी फुल प्रायोरिटी के ऊपर काम है सफ़ायर वे के साथ फेज़ 1 पे, जहाँ पे हमारे पास डिफरेंट, हमने क्योंकि 46 किलोमीटर की लेंथ हम एक ही कॉन्ट्रैक्टर को या एक ही पार्टी को नहीं दे सकते फॉर कंस्ट्रक्शन, तो इसके लिए हमने एक हिकमत अमली बनाई थी कि हम इसको डिफरेंट पैकेजेस में डिवाइड करते हैं और डिफरेंट कंपनीज और डिफरेंट। और इसी तरह हमारे पास अब हमने इसको
10 पैकेजेस में भी डिवाइड किया हुआ है LSM तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे। उसके बाद नीचे 2 पैकेज हैं हमारे रेलवे ब्रिज के पास 8 और 9। इसी तरह अब हम इसके अंदर फेज 1 जो हमारा 10 पैकेजेस के ऊपर है, यहाँ पे हमने फिर एक और प्रायोरिटी लिस्ट बनाई है। वो प्रायोरिटी लिस्ट है लाहौर सियालकोट मोटरवे तक, यानी कि रावी साइफन से लेके रावी 5 किलोमीटर हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा डाउन स्ट्रीम पे, और 9 किलोमीटर पे लाहौर सियालकोट मोटरवे है। टोटल लेंथ ये 14 किलोमीटर है। इसके अंदर अब डिफरेंट पैकेजेस हैं। अब इसके अंदर हमारे पास पैकेज 1 जो कि राइट साइड पे सफायर बे के साथ है, वहाँ पे काम चल रहा है और जो कि 90% कंप्लीट हो गया है। इसकी लेंथ है 3 किलोमीटर। ठीक है। इसके साथ ही एक अपर प्रोमिनेंट है जो 1A का नाम जिसको हमने दिया है, और इसकी लेंथ भी 3 किलोमीटर है और ये भी 90% कंप्लीट हो चुका है। और बाकी फिनिशिंग वर्क थोड़े से, फिर उसके बाद लेफ्ट पे काम शुरू हुआ, क्योंकि राइट और लेफ्ट जो है वो अलग अलग तरीके से हम कर रहे हैं। जो लेफ्ट साइड के ऊपर, ये राइट साइड के ऊपर आ गया सफायर बे का काम, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे लाहौर शहर, और साथ हम उसको भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर हम एक तरफ सिर्फ एम्बैंकमेंट बनाएंगे तो वहाँ से पानी का बहाव दूसरी तरफ कन्वर्ट होने का खर्चा होता है। इस तरह हमने इसी तरह इसके पैरेलल पैकेज 2 को भी स्टार्ट कर दिया हुआ है। और जिसके ऊपर फेज 1 का अगर हम जिक्र करें तो कितना टाइम लगेगा इसको? अप्रोक्सीमेटली फेज 1 हमारा 3 इयर्स के अंदर हमारा टारगेट है। LSM तक तो 2 इयर्स में हम कर लेंगे, उसके नीचे फिर आगे 1 ईयर हमें मोर चाहिए होगा। तो ओवरऑल पूरा ये कंप्लीट होने में कोई तकरीबन 3 साल लग जाएंगे हमारे पास। अगर हमारा टारगेट तो इससे भी पहले है, अभी जो हमें हायर अप से मिले हुए हैं वो तो ये है कि लाहौर सियालकोट मोटरवे तक हमने एक लेक बनानी है, और उसके बाद रबर डैम बनाना है। उसके बाद रबर डैम है, बल्कि इसके अंदर मजीद भी है कि आपने रबर डैम्स के साथ एक डिफरेंट और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको एवेलुएट हम कर रहे हैं कि अगर हम एक जस्ट गैबियन वियर्स बना दें और उसके बाद एक जस्ट स्टोरेज पॉन्ड पहले क्रिएट करके पानी स्टोर कर लिया जाए, क्योंकि रबर डैम के लिए तो अभी हमारे पास पूरा एरिया हमने क्लियर करना है, फिर बनना है। हम उस टाइम को भी यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि जब वो बनना है उससे पहले हम कुछ छोटे पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दें। तो इसके ऊपर भी हमारी रिसर्च और स्टडी चल रही है। पानी किस तरह से फिल किया जाएगा? मानसून का सीजन आता है, लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से बारिशें उस तरह से नहीं हो रही जैसे हुआ करती थी। जी, जो इसके ऊपर हमारे पास पूरा हाइड्रोलॉजिकल डाटा है, हमने एनवायरनमेंट से भी डाटा लिया है, उसके बाद क्लाइमेट चेंज का भी डाटा हमारे पास मौजूद है, रेनफॉल का डाटा भी हमारे पास मौजूद है। जितनी भी चेंजेस आ रही हैं उसके अंदर हमें ये पता चला है कि हमारे पास अगस्त और सितंबर के अंदर एनफ वाटर अवेलेबल होता है रावी के अंदर, जो फ्लड के रेले गुजर के जाते हैं और जो ज़ाया हो जाते हैं, जो आगे जाके ज़ाया हो जाते हैं, और आगे डिफरेंट फिर आगे हमारी फ्लड रोटिंग होते हुए इंडस रिवर और आगे फिर चला जाता है दूसरे दरियाओं के अंदर पानी, क्योंकि अल्टीमेटली सारे दरिया हमारे इंडस रिवर के अंदर बेसन में ही जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने जो स्टडी की है, जस्ट हम अगर 2 डेज का वाटर यूज़ कर लें तो हमारी लेक फिल हो जाती है। तो मतलब कि जस्ट हम मानसून के अगर 2 से 3 दिन का पानी यूज़ कर लेंगे उससे लेक फिल हो जाएगी। बाकी जैसे पानी आ रहा है वैसे ही आगे वैसे वो उसके अंदर रिजर्व भी होता जाएगा और वो मौजूद रहेगा, और फ्रेश वाटर पे होता जाएगा। पानी आएगा, हमारी लेक का वाटर फ्रेश हो जाएगा और बाकी का पानी आगे नीचे डाउनस्ट्रीम पे हमारा चला जाएगा। तो पानी एनफ, जो इसके बारे में एक काफ़ी कंसर्न लोगों का शो होता है कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन अभी जो हमारे पास डाटा है वो शो करता है कि इसमें पानी है, जिसको और उसके लिए बाकायदा प्लानिंग है कि जब वो सीजन, वो रिसर्च वाला टाइम फ्रेम शुरू होगा तो उसमें हम फिर अपनी वाटर फिलिंग के ऊपर वो स्पेसिफिक मंथ होगा जिसके अंदर हम वो पानी होता है, जिसके अंदर कोई और काम नहीं होगा, वो पानी सिक्योर करने वाला जो काम है वो साथ साथ चलेगा। जी, इसके अंदर पानी है। उसके बाद इसके ऊपर हमारे रावी साइफन से अपस्ट्रीम पे इरिगेशन की कैनाल गिरती है, MR लिंक कैनाल, उसका डिस्चार्ज भी तकरीबन 17 से 18 हज़ार क्यूसेक है। तो वो भी फ्लड के सीजन में जब आगे चनाब में पानी आता है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट उसका पानी रावी में डिवर्ट करता है। तो अल्टीमेटली फ्लड का पानी रावी से राउट होकर जाना ही जाता है। सही। और अगर आप उसको रोक लेंगे और उसको वो छोटे पाउंड्स की सूरत में या लेक की सूरत में रख लेंगे तो वो मौजूद रहेगा। अच्छा एहसन साहब, इसके साथ साथ मैं एक और सवाल भी करना चाहती हूँ, क्योंकि रावी से पानी खत्म हो गया था और साफ पानी खास तौर पे खत्म हो गया था, तो हमारा ज़ेरे ज़मीन पानी जो है उसका लेवल मुसलसल नीचे जा रहा था और वो हर साल ड्रास्टिकली नीचे जा रहा था। और कभी ये बात हुआ करती थी कि खुदा ना खास्ता लाहौर शायद कराची बनता जा रहा है कि पानी नहीं मिलेगा। क्या दरिया दोबारा आबाद होने से, ये लेक्स बनने से और फ्रेश वाटर आने से ज़ेरे ज़मीन पानी के लेवल पर फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ऑफ कोर्स पड़ेगा। बल्कि हमने इसकी पूरी मॉडल स्टडी करवाई है, एक मोड फ्लो सॉफ्टवेयर है वो रन किया था, और इसके अंदर हमारे ये था कि हमारा 46 किलोमीटर में 176 बिलियन क्यूबिक पानी स्टोर होगा, जिसमें से तकरीबन डेली का 1 बिलियन लीटर्स का पानी इसके अंदर सीपेज के जरिए चला जाएगा। इसके अंदर मजीद हमने जो हमारी लेक 1 बननी है लाहौर सियालकोट मोटरवे पे, इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी
कैपेसिटी है, इसके अंदर 38 बिलियन लीटर की स्टोरेज कैपेसिटी होगी और यहाँ से तकरीबन 500 क्यूसेक का पानी डेली सीप होगा। और इस तरह अगर हम डिफरेंट पॉइंट्स पहले बना लेते हैं उसके लिहाजा से हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये रेजर्वायर्स के तौर पर भी काम करेंगे कि पानी वहाँ पर है और वो सीपेज के जरिए पूरे लाहौर को जो पानी सप्लाई होता है, जो ज़ेरे ज़मीन पानी है, उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाए। और बल्कि इसको हमने वाटर बैलेंस इक्वेशन से भी वेरीफाई किया है कि हमें जब अगर रूडा की आबादी बढ़ेगी उससे जो अगर कोई ग्राउंड वाटर पे एक तो हमारे बायलॉज भी बंद रहे हैं, लेकिन अगर कोई ग्राउंड वाटर यूज भी करता है तो उससे हमारा जो रूडा की वजह से ग्राउंड वाटर डिप्लीट नहीं होगा। सही। वो ग्राउंड वाटर हमारी लेक की वजह से मेंटेन रहेगा। बाकी हम उससे सरफेस वाटर से भी पानी सप्लाई कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर से भी कर रहे हैं और साफ पानी हर एक घर के अंदर हमारा है कि वहाँ पहुँचाएं। बिल्कुल सही। लेकिन ऐसे साहब यहाँ पर एक सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने कहा फ्रेश वाटर उसके अंदर होगा, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि इस दरिया के किनारे जो आबादकारी होगी उनका सीवरेज का पानी, कमर्शियल जगहों के सीवरेज का पानी, वो भी कहीं ना कहीं से इसी के अंदर कनेक्ट होता था, तो उसको कैसे रोका जाएगा? उसके लिए ये है कि हमारे ना एक बायलॉज भी बन रहे हैं और दूसरा हर एक प्रीसेंट्स है हमारे रूडा के, हर प्रीसेंट के अंदर एक इन्फोर्समेंट की जा रही है कि जो भी यहाँ पे आबादकारियाँ हैं, इंडस्ट्री है, एरिया है, जिसने भी कोई पानी को लेके आना है वापस दरिया के अंदर, एक खास पैरामीटर है उसका ट्रीटमेंट करके उसको वापस डाला जाए। तो वो ट्रीटमेंट प्लांट्स भी रूडा इंश्योर करेगा कि लगे हों, तभी वो पानी उसके अंदर आए, वरना नहीं आ सकेगा। ना आए। जो भी जितने भी ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी जाहिर बात है कि एक खास पैरामीटर्स हैं डिजाइन के, वो हर सोसाइटी के साथ होगा कि जो भी उनका वेस्ट वाटर है वो ट्रीट होकर रावी के अंदर आए, ताकि रावी का पानी पोल्यूट ना हो सके, जिसके ऊपर इतना मेहनत हो रही है। हमारा ये टारगेट है रूडा की वजह से रावी का पानी बिल्कुल पोल्यूट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जी, गुड लक फॉर दिस प्रोजेक्ट, दिस इज एन अमेजिंग प्रोजेक्ट। और अगर जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो न सिर्फ उस सिटी में रहने वाले लोग, यानी कि रावी सिटी में रहने वाले लोग, बल्कि रावी सिटी के करीब जो हमारा पुराना शहर है लाहौर, वो भी बड़ा फ़ायदा उठाएंगे इससे। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और इसी के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।